दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। खेतों से भरा गांव के बाहर का खुला सुनसान इलाका और कड़ाके की सर्दी और धुंध सी हो गई थी। झीनी मखमली चादर सा पारदर्शी कोहरा चारों ओर फैला था। खेत अचानक फैले कुहासे के एक अजीब से रहस्यमयी सफेद पर्दे के पीछे जा चुके थे। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष साहू है और मेरे साथ घटी ये सच्ची घटना गुलसराय गांव में उस समय बनने वाले मेरे एक मकान की है। एक ऐसा हादसा जिसे ईंट पत्थरों के मकान से तब्दील कर घर बनाने की जद्दोजहद ने मुझे एक ऐसी दुनिया की झलक दिखा दी थी कि आज भी कभी कभी उस घर का दरवाजा शाम को जब लांघता हूं तो सिहर उठता हूं। गुलसराय गांव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है। पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे गुलसराय गांव से होकर गुजरता है। बात लगभग दिसंबर 2004 की है। मेरे नए मकान की इमारत बनाने के लिए काफी दिन से कुछ मजदूर काम पर लगे हुए थे, पर जाने क्यों काम में ना चाहते हुए भी देर होती जा रही थी। एक तो दिसंबर का सर्द मौसम। सर्दियों में दिन छोटे और रातें वैसे ही लंबी होती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे कहने पर ठेकेदार जगराम काम को जल्द खत्म करने के लिए लेबर को अक्सर सुबह जल्दी बुला लेता था। पर फिर भी काम में देरी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। ज्यादा बड़ा भी नहीं, कुछ 500-600 गज का ही जमीन का टुकड़ा था हमारा। हाईवे से गांव को जोड़ती अंदरूनी सड़क के कोने पर बसाई जा रही नई गली का पहला कोने का मकान था। सरकारी कागजों में तो मेरी मां रामरती देवी ही इसकी मालकिन थी और मकान बनवाने का जिम्मा मां ने मुझ पर ही डाल रखा था। मेरे पिता श्री बलदेव साहू जी का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था, पर खानदान की पुश्तैनी जायदाद से मिले उनके हिस्से से हमने ये प्लॉट खरीदकर एक मकान बनाने की सोची, जहां मैं और मेरी मां रामरती जी शिफ्ट होकर मेरी शादी करवाकर अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। लगभग 1 साल पहले हमने ये जमीन एक डीलर की मदद के बाद वहां के जमींदार से औने पौने दामों में ही ले ली थी। कहने को तो वो डीलर मेरे पिता बलदेव साहू जी के दोस्त ही थे, पर फिर भी डीलर साहब ने जमींदार की बताई कीमत में अपनी कमीशन के अलावा अपना हिस्सा भी जोड़ लिया था। आखिर जो दोस्त दोस्ती का फायदा ना उठाए वो दोस्ती क्या। तो कुल मिलाकर हमें होने वाला फायदा थोड़ा कम तो हुआ था, पर फिर भी असली कीमत से काफी सस्ते में हमें ये मकान मिल गया था। कुछ 10-11 महीने हमने इंतजार किया और फिर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होते ही अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने से पहले मां के कहने पर मैं इस मकान को बनवाने में लग गया। पर मैं रह रहकर सोचता था कि काश पिताजी जिंदा होते तो मेरे लिए काम कितना आसान हो जाता। पर मेरे चाचा जी किशन साहू और उनके बेटे यानी मेरे चचेरे भाई मेरी काफी मदद किया करते थे। खैर, जनवरी 2004 से शुरू हुआ काम दिसंबर 2004 के पहले हफ्ते में दाखिल हो चुका था। जमीन की खुदाई कर नींव डालने के बाद मकान की 4 दीवारी तो कब की बन चुकी थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी किचन, बाथरूम, कमरे सब बन रहे थे। पर अब जब कमरों में दरवाजे लगाने के लिए चौखटें लगने लगीं तो जाने कैसे अजीब सी दिक्कतें पेश आने लगी थीं। कभी तो लेबर में से एक साथ 2-3 लोग बीमार हो जाते
या उनके घर में कोई बीमार हो जाने पर छुट्टी पर चले जाते थे। और हमारा हेड मिस्त्री तो जाने कैसे इन 11 महीनों में 3 बार अस्पताल में दाखिल हो इलाज कराकर आ चुका था। हर बार उसे काफी तेज एक अजीब सा बुखार आता। वो अस्पताल में दाखिल होकर सारे टेस्ट करवाता, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था और ना ही उसकी बीमारी का कारण कोई डॉक्टर या वैद्य बता पाते थे। वो बार बार कहता था कि जब से मैंने इस मकान का काम शुरू किया है, मैं तब से बार बार बीमार हो रहा हूं। पता नहीं ये काम लेकर मैंने ठीक किया है या गलत किया है। इस मकान का ये ठेका मुझे काफी भारी पड़ रहा है और हमें कतई मालूम नहीं था कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि इस मकान की बनवाई हम सभी को बहुत भारी पड़ने वाली थी। बाथ कमरों और किचन बाथरूम की चौखटों की थी तो एक अजीब सा वाकया पेश आया। दिसंबर की एक ठंडी शाम, दिवाली के लगभग 2 हफ्ते बाद लेबर छुट्टी से काम पर वापस लौट चुकी थी। खेतों से भरा गांव के बाहर का सुनसान इलाका और कड़ाके की सर्दी। खेत अचानक फैले एक अजीब से कुहासे के सफेद पर्दे के पीछे जा छुपे थे। घड़ी ने शाम के 6:30 बजाए और मिस्त्री मजदूर अपना सारा सामान समेटकर एक और रख अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े। घर की 4 दीवारी की दीवारों में बचे एक फासले से निकलकर सबने उसको एक पुराने टीन की चादर से ढक दिया और उस पर कुछ ईंटों और डंडों का सहारा लगाकर चल पड़े। उस आधे बने घर के आसपास का इलाका एकदम सुनसान हो चला था। मैंने और कई लोगों ने महसूस किया था कि रात ढलते ढलते उस इलाके में तीखी पैनी सी सीटियों की आवाज आती थी और उस रात भी उसी तरह हम सबके उस इलाके से निकलते निकलते उन सीटियों की आवाज सुन हम सब ने अपने कदम तेज कर लिए थे और कुछ ही मिनटों में उस इलाके की जद से निकलकर हाईवे के साथ की सर्विस लेन का रास्ता पकड़ लिया था। ये सर्विस लेन क्या थी? बस एक और बसी हरियाली और दूसरी ओर खुरदुरा सलेटी हाईवे। इनके बीच में बची एक पगडंडी का रास्ता जो दिन में हरा भरा दिखाई देता तो इस उगती हुई रात में एकदम सुनसान बयाबान। मेरे जिस पुराने घर को मैं लौट रहा था वो कुछ 4 या 5 किलोमीटर दूर था। मेरे साथ मिस्त्री भी उसी रास्ते से अपने घर को जा रहा था। तभी कुछ दूर से हमें एक स्प्लेंडर बाइक पर बैठे 2 लंबे चौड़े लोग आते दिखाई दिए। गठे हुए बदन, लंबे, और कुछ तो अजीब था उनके बारे में जो मैं समझ नहीं पा रहा था। कुछ अजीब सी असहजता थी उनके आने में। उनकी बाइक की आवाज हमें पहले तो नहीं आई, पर फिर अचानक ही जाने वो कहां से निकल आए थे हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ और हमारे बिल्कुल पास आकर उन्होंने बाइक रोक ली और हमसे कोई पता पूछने लगे। अब गांव खेड़ों में वैसे तो सभी को आसपास रहने वालों के घरों का अंदाजा होता है, पर यहां तो बात ही कुछ हैरान कर देने वाली थी। वो मुझसे उसी गली का पता पूछ रहे थे जहां हमारा मकान पिछले काफी महीनों से बन रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन 1-2 मिनट के बाद उनकी कही बातों से मुझे काफी हैरानी हुई। मैंने उनसे पूछा कि वहां क्या काम है, तो वो बोले कि कुछ सामान पहुंचाना है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ बिल्डिंग मटेरियल वगैरह देना हो, ठेकेदार ने शायद ऑर्डर दिया हो। मेरे ये पूछने पर कि क्या सामान देना है, वो दोनों वहां से बाइक स्टार्ट करके अचानक चलने लगे, पर उनके चेहरे इतने पास आने के बाद भी कुछ पहचाने नहीं जा रहे थे। अंधेरे में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था और ठंड भी काफी थी, पर उन दोनों लोगों ने आधी बाजू की कमीजें पहनी हुई थी। उनके जाने के कुछ पलों बाद ही मुझे महसूस हुआ जैसे मुझ पर किसी ने वशीकरण सा कर दिया हो।
कुछ पल के लिए मुझे ये बोध ही न रहा कि मैं आखिर हूं कहां और क्यों इस सुनसानी में ठहरा हुआ हूं। हथेली से भुरभुराते रेत के कतरों की तरह पलों की धूल कुछ बह जाने के बाद मैंने अपना होश संभाला। वो मिस्त्री मेरी ओर अजीब सी नजरों से देख रहा था। आपको कहीं से पानी लाकर दूं क्या? आप ठीक हो? मुझे हल्का सा चक्कर आ गया, पर खुद को संभालते हुए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से कि सब ठीक है कहकर एक बार फिर मैं उसके साथ घर की ओर चल पड़ा। अब करीब 1 घंटे का फासला तो था हमारे और घर के बीच में, पर इसके बाद जो हो गुजरा वो काफी अजीब और डरावना था। ना तो मुझे और न ही उस मिस्त्री को मालूम हुआ, और कुछ देर का सफर तय कर लेने के बाद हम दोनों एक मकान के सामने पहुंचे, और ये मकान जो पिछले कई महीनों से बन रहा था और अभी पूरा नहीं हुआ था। जी हां, हम एक बार फिर से अपने उसी घर के सामने खड़े थे जहां से कुछ देर पहले हम सब चले थे। मुझे एक बार फिर चक्कर सा आ गया। उस 4 दीवारी की एंट्री पर हम जो टीन की चादरें और लकड़ी के डंडे लगाकर गए थे वो अब अंदर की ओर से लगे हुए थे। जाने कैसे किसी ने उस सारे सामान को 4 दीवारी के अंदर ले जाकर वापस ऐसे लगा दिया था जिससे कोई भी अंदर ना आ सके। हम दोनों हैरानी और खौफ से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। भैया जी, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। यह आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज जाने ये किसकी कारस्तानी है। सर्दी की उस अंधेरी रात चांद भी बादलों का सफेद कंबल ओढ़कर सो चुका था। पूरे इलाके में खौफनाक धुंध का पहरा लगा हुआ था। उस वक्त वो जगह इस धरती का हिस्सा लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं या हम वक्त की कोई अनजानी परत लांघ आए हैं। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मिस्त्री ने टीन की उस चादर पर अपने हाथ का थपका दिया, जिसकी आवाज उस वीरानी में ही कहीं दूर तक गूंज गई थी। ऐसा उसने 2-3 बार किया, पर वहां कोई हलचल या आवाज सुनाई नहीं दी थी। हम दोनों ने पूरी ताकत से उस टीन की चादर को धक्का दिया और उस 4 दीवारी के मुहाने पर रखा वो सारा सामान शोर करता हुआ जमीन पर जा गिरा। हम दोनों उस गिरे हुए सामान को लांघकर उस मकान के आंगन में दाखिल हुए तो वहां 2 चारपाइयां रखी थीं और उनके साथ एक हुक्का सुलग रहा था। मुझे गुस्सा भी आया कि आखिर कौन हमारे घर के आंगन में घुस आया है, पर इसके साथ साथ डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। सुलगे हुए कोयले सुर्ख लाली लिए चमक रहे थे और हुक्के से हल्का धुआं निकल रहा था। हमने अपने अपने मोबाइल फोनों की टॉर्च ऑन की, पूरा मकान छान मारा, पर कोई सुराग नहीं मिला और न ही वहां कोई दिखाई दिया था। अब मेरा गुस्सा मेरे डर से ज्यादा भड़क चुका था। मैंने मिस्त्री से कहा कि चलो ये 4 पाइयां और हुक्का बाहर फेंक देते हैं, पर उसने उस सामान को हाथ भी लगाने से मना कर दिया। मैंने हुक्का और दोनों चारपाइयां अपनी 4 दीवारी के बाहर रखी और इसके बाद मिस्त्री की मदद से वापस टीन की चादरें और बाकी सामान उन पर टिकाकर हम चलने को ही थे कि तभी मेरा ध्यान घर के सामने के हिस्से पर गया तो वहां वही स्प्लेंडर बाइक खड़ी हुई थी जिस पर वो दोनों रहस्यमय आदमी हमें कुछ देर पहले मिले थे। आखिर ये सब सामान किसका था? अगर ये दोनों शख्स यहाँ आए थे तो फिर अपनी बाइक इस सुनसानियत में छोड़कर कहाँ फरार हो गए थे? ये चारपाई और हुक्के कौन रख गया था? और 4 दीवारी के उस पार वो टीन की चादरें
किसने लगाई थी? सवाल कई थे, पर जवाब बाइक पर बैठे उन्हीं दोनों व्यक्तियों की तरह गायब थे। इससे पहले कि मैं कुछ बात करूं, मिस्त्री बिना कुछ बोले वहां से भाग निकला। मैं उसे पुकारता रहा, पर वो वहां रुका ही नहीं। उसके दिल में तो पहले ही इस मकान का काम शुरू हो जाने के बाद 3 बार अस्पताल में एडमिट हो चुकने का डर था। और फिर कोई कमाई के लिए कितना ही खतरा मोल ले सकता है। अब हर कोई फौजी तो नहीं जो सिर्फ देश की रक्षा के जज्बे के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दे। खैर, मिस्त्री नदारद था और अब मैं वहां बिल्कुल अकेला उन अजीब वाकयों के बाद सुन्न सा खड़ा अपने होश टटोल रहा था। कौन भला तूफानी है, मौत को खुद हैरानी है। आए सदा वीरानों से, जो पैदा हुआ वो फानी है। जाने कहां दूर बजते किसी रेडियो पर चलते इस गीत की आवाज रोंगटे खड़े कर गई थी। वो घर और बाहर पड़ा सामान किसी जीती जागती पहेली की मानिंद वहीं मौजूद जैसे मेरी हालात पर मुस्कुरा रहे थे। घर पर माँ इंतजार कर रही होगी। मैंने सोचकर माँ को अपने मोबाइल से फोन कर बता दिया था कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा, जबकि ना तो मुझसे वहां रुकते बनता था और ना ही वहां से जाते बनता था। पर मैं आसानी से डर जाने वाला इंसान भी नहीं था। मैंने वहीं पड़ी दोनों चारपाइयों में से एक बिछाई, मोबाइल जेब से निकालकर एक और रखा और चारपाई पर पैर फैलाकर लेट गया। वहां शायद 2 ही जिंदा शख्सियतें थीं, एक मैं, और अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि शायद वो मकान भी जिंदा था, सांसें लेने लगा था। और इसके अलावा गहरी ठंड जो चारों ओर पसरी थी, पर मुझे शायद सर्दी लग नहीं रही थी, क्योंकि सर्दी और मेरे बीच थी उलझन की एक मोटी चादर जो सुबह से पहले मुझ पर से हटने नहीं वाली थी। तार बोरैया, रात काली पीपल कच्चा, टूटी सांकल बोले, तार बोरैया गूंजे, राख की बोरैया डोले। 4 कंधे 4 दीवारी, तू मेरी 4 दीवारी के मैं तेरी 4 दीवारी। कुछ देर तक किसी सख्त सी आवाज में कोई ये बोलता रहा। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आवाज कहीं आसपास से ही आ रही है, पर कोई दिखाई न देता था। साथ ही दूर कहीं सन्नाटे में फिर से पैनी सीटियों की आवाज तैरने लगी थी। तीखी ठंड की चुभती सुइयों के साथ साथ मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। घबराकर मैंने अपने चाचा जी को फोन किया और अपने चचेरे भाइयों विक्की और बलबीर को वहां बुलवा लिया। लगभग 1 घंटे के बाद अपने साथ साथ वो दोनों कुछ खाना और कंबल भी ले आए थे। दूसरी चारपाई अभी भी वहीं पड़ी थी। मैंने अभी उन्हें चारपाई और बाइक के बारे में नहीं बताया था कि कहीं वो मुझे भी यहां से घर न ले जाएं, और जिन सवालों के जवाब मैं जानना चाहता हूं शायद वो मुझे न मिल पाए। रात के लगभग 9:30 पौने 10 बज चुके थे। मुझे कुछ एहसास हुआ तो मैंने खाने के डिब्बे खोलते ही सब्जी को रोटी के एक टुकड़े में डाला और मकान की एंट्री पर ही एक कोने में रख दिया। वो दोनों एक डिब्बे में खीर भी ले आए थे, जिसे मैंने खाने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सफ़ेद मीठी चीज़ रात ढले सुनसान जगह पर नहीं खानी चाहिए। और कुछ देर बातें करने के बाद हम सब सोने के लिए लेट गए थे। कुछ देर बाद बलबीर ठंड से ठिठुरते हुए बोला, भाई ये चारपाई घर के अंदर क्यों ना डाल ली? अंदर किसी कमरे में एक कोने में बिछा लेते हैं, कम से कम इस जाड़े से तो बचेंगे। अब बात तो उसकी सही थी, पर उसे कौन समझाए कि सारी मुसीबत ही घर के अंदर से शुरू हुई है। तो मैंने बहाना बनाया कि तेरी ताई ने कहा है गृह प्रवेश से पहले घर में कोई गद्दा या चारपाई नहीं बिछानी है, और इसके बाद मजबूरी में हम सब वहीं सो गए।
बड़ी मुश्किल से अभी आंख ही लगी होगी कि फिर से वही सख्त आवाज आई। रात काली पीपल कच्चा, टूटी सांकल बोले, तार बोरैया गूंजे, राख बोरैया डोले। चार कंधे चार दीवारी, तू मेरी चार दीवारी के मैं तेरी चार दीवारी। पहले आवाज हल्की थी, लगभग किसी सुगबुगाहट सी, पर उसके बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई बिल्कुल मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। विक्की और बलबीर तो जैसे घोड़े बेचकर सो चुके थे, पर अब बार बार आती इस हल्की सी सरगोशी से मुझे डर लगने लगा था। आखिर ऐसी आवाज का मतलब ही क्या था? मेरी नजर घर की एंट्री पर दोबारा गई तो वहां जो रोटी का टुकड़ा सब्जी के साथ मैंने कुछ देर पहले रखा था वो अब वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद भी जानबूझकर मैंने खीर का डिब्बा खोलकर रख दिया और बड़ा परेशान होकर कहा, भाई तू जो भी है इसे खा ले और चला जाए यहां से, मुझे सोने दे। और इसके बाद मैंने अपना कंबल वापस सर तक ओढ़कर आंखें मूंद ली। चप 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 की आवाज आई, जैसे कि कोई बड़े स्वाद से खीर खा रहा हो। और इसके बाद डिब्बा किसी ने जोर से जमीन पर रखा और एक अजीब सी हिचकी सुनाई दी। और उसके बाद सब शांत हो गया। सन्नाटा जर्रे जर्रे में चस्पा हो चुका था। आखिर सुबह हो गई, पर सुबह भी ठंड कम ना हुई थी। पर आंखें लगने के बाद रात की उन खौफनाक सीटियों से मामूली राहत सी मिली थी। और खुशकिस्मती से अब चिड़ियों की चहचहाहट से नींद खुली और धूप के कतरे हड्डियों में पसरी ठंड को कुछ राहत दे रहे थे। बलबीर और विक्की पास ही में बैठे नीम की दातुन चबा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन या परेशानी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि मैंने अभी तक उन दोनों को पिछले शाम से रात के बीच गुजरे किसी वाकये के बारे में कुछ नहीं बताया था। तार बोरैया जैसी कोई आवाज उन दोनों के कानों के पास नहीं सरसराई थी। मैंने आसपास देखा तो वो रात वाली मोटरसाइकिल भी वहां से गायब थी। खैर, मजदूरों और मिस्त्री के आने का समय हो चुका था। करते करते कुछ देर में मजदूर तो काम पर पहुंच चुके थे, पर मिस्त्री का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सबकी मदद से मकान की एंट्री से सब सामान हटाया गया और उस सब को एक तरफ रख के हम सब अंदर दाखिल हुए तो हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। पहले ही कमरों की चौखट लगाने के बाद दरवाजे लगने में काफी परेशानी आ रही थी, पर आज तो सारी चौखट यानी कमरों की एंट्री पर ईंटों को लगाकर कमरों में जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यहां तक कि मजदूरों के औजार भी एक कमरे में रखकर रास्ता बंद कर दिया गया था। मेरे और मिस्त्री के आने के बाद कौन घर में आया, कौन ये ईंटें दरवाजों में लगा गया, हम में से कोई नहीं जानता था। पर सभी जमा हुए लोगों की समझ से बाहर परे का वाकया था ये। अब समय था सभी सयाने लोगों और बड़े बूढ़ों को बुलाने का। तो हमने चाचा जी को माँ को साथ लेकर आने को कहा और गांव के भी कुछ लोग ये अजीब सी बात सुनकर वहां आ गए थे। पर जब चाचा जी ने ये सब वाकया सुना तो वो काफी परेशान हो गए, और खासकर जब मैंने तार बोरैया वाली बात कही तो ये सब जानकर वो अपने साथ एक तंत्र मंत्र के जानकार सयाने को भी ले आए थे। यह अजीब सा वाकया सभी के लिए हैरान और खौफजदा कर देने वाला था, पर कुछ एक दो बुजुर्गों, मेरे चाचा और उन सयाने तंत्र मंत्र के ज्ञाता को छोड़कर इंसानी विश्वास और अविश्वास के बीच तैरती एक अजीब सी तह, जिसकी सतह पर सिर्फ डर और आश्चर्य था, पर इस तह के नीचे छुपे थे सिर्फ सवाल, और जिनके जवाब शायद अतीत के गर्भ में ही कहीं दबे थे। सभी से बात करके मालूम हुआ
कि यह तार बोरैया नाम नया नहीं था। कुछ 40-50 साल पहले इस नाम का खौफ उस गांव में रहने वाले सभी लोग झेल चुके थे। कुछ भूल चुके थे, कुछ भूलने की नाकाम कोशिश कर चुके थे। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि यह नाम वहां गूंजती सीटियों में आज भी तैरता था। मेरे लिए तो वो बस कहीं दूर किसी बच्चे की शैतानी सी ही थी, पर इस शैतानी के पीछे वाकई एक भयानक शैतान था, ये मैं नहीं जानता था। एक अजीब सी बास, जैसी कोई पुरानी सीलन भरी दीवार कहीं गिरी हो, नम, भुरभुराती, बरसों से यहीं मौजूद पर अनदेखी सी। इससे पहले कि मेरे ख्यालों में कौंधती बिजलियां मुझे वापस जिंदगी की असलियत की जमीन पर ला पटकती, मेरे चाचा जी के साथ आए उन बुजुर्ग जो अपने इल्म का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को मुसीबत से निजात दिलाने के लिए किया करते थे, वो बोले कि एक बार फिर यहां से नए अनबसे मकान पर तार बोरैया का कब्जा हो गया है। मैं उनकी बात सुनकर ही कांप उठा था। इसका मतलब ये तार बोरैया कोई बरसों पुरानी मुसीबत थी जो अब हमारे गले आ पड़ी थी। वो बोले अब इसका इलाज किए बिना ये मकान ना तो आगे बन सकता है और ना ही इसमें कोई बस सकता है। अभी तक सुने तुम्हारे सारे किस्से से यही मालूम होता है कि अब वो इस घर में किसी मजदूर तक को घुसने नहीं देगा। और कल रात में तुमने जिसे खीर खिलाई वो कोई और नहीं बल्कि तार बोरैया ही था। क्या उसने तुमसे और भी कुछ कहा था? जी नहीं, बस अजीब सी कुछ फुसफुसाहटें, जैसे तार बोरैया और कुछ चार कंधे चार दीवारी, तू मेरी चार दीवारी के मैं तेरी चार दीवारी। और साथ ही कल रात यहाँ एक स्प्लेंडर बाइक थी जो सुबह नहीं खड़ी थी, और ये जो चार पाइयाँ हैं ये हम घर के भीतर से एक हुक्के के साथ निकाल कर लाए थे। वो मेरे चाचा जी और मुझे एक और ले गए और बोले वो कल शाम तुम्हारे घर में अपना हुक्का जमा गया है। इससे पहले मेरे बाप ने इसे गांव के बाहर बांध दिया था कि ये गांव में ना आ सके, पर अब गांव में ये नहीं आया बल्कि गांव फैलकर इसकी जद में आ गया है। ये सीटियां तो सदियों से यहां सुनाई देती थी जब यहां एक जंगल हुआ करता था, पर फिर जब से लोग आकर बसे तभी से इसके बारे में मालूम हुआ। मैंने ये बातें अपने बाप दादा से सुनी थी और उन्होंने अपने पुरखों से। इसकी मौजूदगी में औरतों और बच्चों का रहना ठीक नहीं, तो तुम सब लोगों को यहां से चलता करो और बृहस्पति की रात को मुझे ठीक 11 बजे यहां मिलो। मैं कुछ सामान बता रहा हूं, उसका बंदोबस्त करो और उसी रात हम इसे और दूर बांधने का अमल करेंगे। एक असली और काफी डरावना अमल जो एक खास खौफनाक अनदेखी परछाई तार बोरैया को बुलाने और उससे बात करने के लिए किया गया। ये अमल उनके पुरखों में हुए सयानों यानी तंत्र मंत्र के साधकों ने उन्हें सिखाया था। हम तीनों, मैं, मेरे चाचा, वो बुजुर्ग ठीक 11 बजे वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बताया कि ये इस परछाई का ही जोर है कि ये अधूरी इमारतों में रहता है। अगर अभी इसे यहाँ पर वास करने से नहीं रोका गया तो ये इस गली में कोई घर बसने नहीं देगा। मेरे बुजुर्गों का कहना था कि तार बोरैया एक पुराना सच्चा साया है जो सिर्फ उन जगहों पर बसता है जहां निर्माण कार्य अधूरा होता है, जैसे अधूरी इमारतें, बिना दरवाजों के कमरे और वो मकान जिसकी छतें अभी पूरी ना बनी हों। ये साया दिन भर चुप रहता है, लेकिन सिर्फ रात की तीसरी पहर तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे के बीच घूमता दिखाई देता है। इसके बाद वो अपना अमल शुरू करने की तैयारी करने लगे। उस अमल की शर्तें और सामान कुछ ऐसा था। एक अधूरी इमारत जो रात को पूरी तरह वीरान हो, कुछ काली मोमबत्तियां, ऊद, अधूरी इमारतों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धूप, कबूतर का कुर्बान किया गया ताज़ा खून, एक रेत से बना घेरेदार हल्का
यानी रेत का एक गोल घेरा, खाने की एक भरी पूरी थाली जिसमें 3 तरह का गोश्त, मीठी खीर, 5 तरह के अनाज की रोटियां और एक मुर्दा कबूतर रखा हो, लोहे की एक पुरानी जंग लगी सीटी, गुलाब का अर्क और बाकी सारी काफी छोटी छोटी चीजें थी। पूरी तैयारी करते करते कुछ 2:30 बज चुके थे और अब वक्त था अमल करने का। अमल की पहली शर्त एक अधूरी इमारत चुनी गई थी। उस सूनी इमारत के सामने रात के तीसरे पहर के बाद उन्होंने रेत का एक घेरा बनाया जिसका थोड़ा हिस्सा खाली रखा, यानी वो घेरा पूरा नहीं किया, और उसमें थाली और कबूतर की लाश रख कर गुलाब का अर्क छिड़क दिया। कुछ मोमबत्तियां उस घेरे की रेत पर जलाईं, बीच में ऊद जलाई जिससे उसके धुएं ने माहौल को और भारी और रहस्यमय बना दिया। इसके बाद वो हल्के के बाहर बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते रहे और इसके बाद तार बोरैया को खून की पेशकश की गई। कबूतर का खून घेरे के बाहर एक विशेष दिशा में छिड़का और जोर जोर से सीटी बजानी शुरू कर दी। कुछ 5 या 7 मिनट ऐसा करने के बाद हमें वापस से उस इलाके में शाम ढले गूंजा करती रहस्यमय सीटियां सुनाई देने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। सुनी सुनाई काफी बातें तो चौपालों की गपशप में बताई जाती थी, पर मैंने कभी भी उन पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद वो 3 बार जोर से चिल्लाए, तार बोरैया, बिना नींव के मालिक, हाजिर हो, हुक्म का ताबेदार हो। तार बोरैया, बिना नींव के मालिक, हाजिर हो, हुक्म का ताबेदार हो। अचानक पहले तो आसपास की हवा काफी भारी लगने लगी और फिर ठंडक एकदम बढ़ गई और एक दूधिया सफेद रंग का गाढ़ा सा धुआं फैलने लगा। अंदर मकान में कई बार बहुत सारी ईंट पत्थरों के गिरने की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे छत से कई बोरी मिट्टी गिरी हो। कोई जोर जोर से छत पर भागने लगा। बड़ी तेज तेज कई सीटियों की एक साथ आवाज आने लगी और इसके कुछ देर बाद ही उस घेरे में रखी उस थाली से किसी के खाना खाने की आवाज आने लगी। थाली गोल गोल धीरे धीरे उस रेत में घूमने लगी और उसमें रखा गोश्त और खाना धीरे धीरे गायब होने लगा। उसी पल उन बुजुर्ग ने अपनी मुट्ठी में कुछ रेत लेकर उसमें गुलाब का अर्क डाला और कोई मंत्र पढ़ते हुए उस घेरे के बचे हुए हिस्से में वो रेत डालकर घेरा बंद कर दिया। और इसके बाद एकदम चुप, सब चुप। हम दोनों विस्मय से उन बुजुर्गवार की ओर कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे। हर कतरा, हर जर्रा जैसे बेजुबान हो गया था। जिस बयाबान में दिल दहला देने वाली सीटियों की आवाज आया करती थी, उसी वीरानी में सन्नाटा खुद हमारे कानों में सीटियों की तरह कौंध रहा था। हवा में गुलाब के इत्र और ऊद की धूप की मिली जुली खुशबू घुल सी गई थी। वो हमारी ओर पलटे और हाथ के इशारे से बताया कि वो जा चुका है। वो आसपास के लगभग 12-15 किलोमीटर के दायरे के उस पार बांध दिया गया है। तभी अचानक हमें एक बार फिर से अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। पर अब यह डर का नतीजा नहीं, बल्कि आसपास बुरी तरह गिर चुके पारे का नतीजा था। बाज इसके कि काफी ओस थी और पाला पड़ रहा था।
पर हवा में अचानक एक हल्कापन सा महसूस हो रहा था। तार बोरैया दूर जा चुका था और अब समय था हमारे लिए भी बिना वापस मुड़कर देखे अपने अपने घर जाकर रजाई ओढ़कर सोने का। कुछ दिन में वापस मकान पर काम जो शुरू होना था, और ऐसा हुआ भी। आज मेरी मां के नाम पर बसे उस मकान में हम अपना घर बना चुके हैं। मां, मैं, मेरी पत्नी और हमारे 2 बच्चे बड़े प्यार से उस घर को रामरती निवास कहते हैं।